नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का स्पेशल शो तहकीकात। पहली बार टीवी पर 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक फर्जी फोन कॉल आपको बर्बाद कर सकता है, कैसे एक फर्जी फोन कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई को लूट सकता है। एक कॉल, जी हां, एक छोटा सा कॉल आपको डिजिटल अरेस्ट करवा सकता है। एक कॉल जो आपका बैंक बैलेंस, आपकी एफडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, मां बाप की पेंशन और यहां तक कि आपके बच्चों के लिए की गई सेविंग्स, सब कुछ आपसे छीन सकता है। यह है डॉक्टर रुचिका टंडन, लखनऊ एसजीपीजीआई की सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एक फोन कॉल और इनके 2,81,00,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। अगला नंबर मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। इनके पास एक फोन कॉल आता है, 71,24,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। लिस्ट यही नहीं रुकती, दिल्ली के कई नामी गिरामी अस्पतालों में नर्सिंग डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी कृष्णा दास गुप्ता जी हैं। एक फोन कॉल आया और 83 लाख रुपए का धोखा हो गया। यहां तक कि देश के नामी उद्योगपति और वर्धमान ग्रुप के चेयरपर्सन एसपी ओसवाल जी के साथ भी एक फोन कॉल के झांसे ने ठगी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी फर्जी वर्चुअल पेशी कराई गई, सीजीआई का फर्जी ऑर्डर तक सुनवा दिया गया और इस तरीके से एक फोन कॉल ने लूट लिए 7 करोड़ रुपए। दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, उनके पास भी बस एक फोन कॉल आया और 50 लाख रुपए एक झटके में लूट लिए गए। और फोन कॉल से दिल्ली की पुलिस भी परेशान है। दिल्ली पुलिस के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशांत गौतम के नाम पर कॉल कर और उनके सिग्नेचर से एक फर्जी चिट्ठी भेजकर लूट करने की खबर मिलती है तो दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ जाती है। तो मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं फोन कॉल पर होने वाली साइबर लूट की, और इसकी जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के चीफ से भी हमने बात की है। एक कॉल आपको कंगाल ना कर दे, एक कॉल आपको लूट ना ले, इसके लिए इंडिया टीवी की यह तहकीकात देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप कोई भी अनजान कॉल झट से उठा लेते हैं? क्या अनजान लोगों की बातों पर आप फट से यकीन कर लेते हैं? क्या मोबाइल पर आए लिंक को आप फौरन क्लिक कर देते हैं? क्या कुछ कागज देखकर आप सामने वाले को सच्चा मान लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, चौकस हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जानते हैं साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। जी हां, आपका डर, आपका फियर फैक्टर। और उनका सबसे इफेक्टिव टूल है आपका स्मार्टफोन। आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके बैंक अकाउंट का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, आपके नंबर से पॉर्न वीडियो भेजा गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और वारंट इशू हो रहा है। पुलिस कैप लगा करके कोई भी आपको इस तरीके का फोन करे और धमकाने की कोशिश करे तो आप पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाइए। फर्जी थाना, फर्जी पुलिस, फर्जी वर्दी, फर्जी कोर्ट, फर्जी पेपर, फर्जी केस, फर्जी जुर्माना, फर्जी वकील, फर्जी दलील, सब कुछ फर्जी, फिर भी ठगी हो रही है। लखनऊ पीजीआई की एक डॉक्टर फर्जी मुकदमे में फंसने के डर से इतना घबरा गईं
कि उन्होंने अपने खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए साइबर ठगों को ट्रांसफर कर दिए। पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट्स से जो की इन्फॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफ़र आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। लुधियाना में रहने वाले वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ठगे गए। नोएडा में रहने वाले एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने अपने 2 करोड़ रुपए साइबर ठगों को सौंप दिए। रिटायर्ड मेजर जनरल ने बैंक जाकर खुद अपने अकाउंट से ठगों के अकाउंट में पैसे भेजे। जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। साउथ दिल्ली के चितरंजन पार्क में रहने वाली 72 साल की एक बुजुर्ग महिला इतना डर गईं कि उन्होंने अपने खाते से 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और पैसे ट्रांसफर करने से पहले अपनी बेटी तक को इसके बारे में नहीं बताया। Because they don't like I contact anybody or I tell this to anybody. दिल्ली में ही एनबीसीसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एजीएम खुद साइबर एक्सपर्ट है। एनबीसीसी में वो साइबर मामले संभालती हैं, लेकिन वो भी 55 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिला एग्जीक्यूटिव 10 घंटे में इतना टॉर्चर हो गई कि उन्होंने साइबर अपराधियों को 51 लाख रुपए दे दिए। मुंबई में एक लेडी वकील को फोन करके इतना डरा दिया गया कि उन्हें होटल में कमरा बुक करना पड़ा और लाइव वीडियो कॉल के दौरान ही कपड़े उतारने पड़े। बाद में इन ठगों ने उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर इन लेडी वकील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपए ऐंठ लिए। मुंबई के पश्चिम उपनगर में रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पाई पाई का हिसाब याद रहता है। वो अपने क्लाइंट्स के खाते संभालते हैं, लेकिन अपने साथ ही हो रही ठगी को वक्त रहते नहीं समझ पाए। पुलिस सामने आके पुलिस व्हाट्सएप में बात कर रहा है और मेरे को आइडेंटिफिकेशन भेज रहा है सामने से, और सामने भी पुलिस का पहराव करके है, तो मेरे को लगा कि वो पुलिस है, ऐसा वो इंप्रेशन में था। नोएडा में रहने वाली एक डॉक्टर को डरा धमकाकर जालसाजों ने उनके अकाउंट से 2 दिन में 60 लाख रुपए उड़ा लिए। दिल्ली की एक लेडी प्रोफेसर मुकदमे के फर्जी पेपर और फर्जी वारंट देखकर खौफ से भर गई। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा ठग उनसे करने को कह रहे थे। लेडी प्रोफेसर ने साइबर अपराधियों को 50 लाख रुपए दे दिए। Then again I asked him कि when is this investigation going to be over now? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, लुधियाना, बेंगलुरु, नोएडा, लखनऊ, जबलपुर, उज्जैन, जोधपुर, जयपुर, भारत का कोई भी बड़ा शहर इस जालसाजी से नहीं बचा है। ठगी की दुनिया का यह सबसे नया पैंतरा डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। मुंबई में हमें एक ऐसे केस का भी पता चला जिसमें साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक शख्स से 25 करोड़ रुपए वसूल लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद साइबर दुनिया में होने वाले अपराध बेतहाशा बढ़े हैं। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 में साइबर क्राइम की 26,049 शिकायतें दर्ज हुई। 2020 में कोरोना काल में इसमें 10 गुना इजाफा हुआ। 2020 में साइबर क्राइम की 2,57,000 शिकायतें रजिस्टर हुई। 2021 में साइबर क्राइम की 4,52,000 शिकायतें दर्ज हुई। 2022 में ये फिर डबल हो गए। 2022 में 9,66,000 शिकायतें दर्ज की गईं। 2023 में पूरे हिंदुस्तान में साइबर अपराध की 15,60,000 शिकायतें दर्ज हुई और 2024 में जनवरी से अप्रैल तक ही 7,40,000 साइबर अपराध की शिकायतें मिली। साइबर अपराधों में सबसे गंभीर अपराध है डिजिटल हाउस अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक किस्म का मेंटल टॉर्चर है जिसमें नकली पुलिस स्टेशन और नकली कोर्ट बनाकर
नकली वर्दी पहनकर और नकली पेपर दिखाकर ठगी को अंजाम दिया जाता है। साइबर ठग पहले बातों बातों में गोपनीय और प्राइवेट डेटा लेते हैं, फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करके डरा धमकाकर पैसे की डिमांड करते हैं। जो डर गया वो फंस गया, जो फंस गया वो लुट गया। साइबर क्रिमिनल्स ने इस डर और पैनिक दोनों को ही आज हथियार के तौर पर बना लिया है। इस साल पहले 4 महीनों में ही डिजिटल अरेस्ट की 4,599 शिकायतें मिली, जिनमें 400 करोड़ की ठगी हुई। सोचिए, हर दिन डिजिटल अरेस्ट के 40 अटेम्प्ट हो रहे हैं। इतने मामले पुलिस के पास रिपोर्ट हो रहे हैं। साइबर अपराधी इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोगों पर साइबर जाल फेंक रहे हैं। जो इस जाल में फंस गया, समझिए कि उसका सब कुछ लुट गया। अकेले दिल्ली की बात करें तो साइबर दुनिया में रोजाना 700 दिल्ली वालों से रुपए ऐंठे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हर महीने औसत 10 लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके जालसाज उनसे ठगी कर रहे हैं। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ठग भी डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को, प्रोफेसर को, हाईली एजुकेटेड लोगों को लूट रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 2 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। जब तक ठगी का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका सारा धन लुट चुका होता है। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा बैंकों से निकलकर अनजान लोगों के खातों में पहुंच चुका होता है। क्या आप फोन पर आने वाला हर कॉल उठाते हैं? क्या आप फोन पर आने वाले हर कॉल का जवाब देना जरूरी समझते हैं? कोई अनजान आदमी फोन पर कुछ भी बोल देता है और आप उसे सच समझ लेते हैं। यदि हां, आप ऐसा करते हैं तो इस तहकीकात का सीधा सीधा वास्ता आपसे है। सावधान हो जाइए। एक फोन कॉल उठाना, जी हां, एक फोन कॉल उठाना कितना खतरनाक हो सकता है, यह आपको दिल्ली की एक सच्ची कहानी से बताते हैं। दिल्ली में 72 साल की बुजुर्ग कृष्णा दास गुप्ता के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सचेत रहना बेहद जरूरी है। बहत्तर साल की कृष्णा दास गुप्ता साउथ दिल्ली के चितरंजन पार्क में अकेले रहती हैं। उनकी बेटी मुंबई में रहती है। कृष्णा दास गुप्ता दिल्ली के कई नामी गिरामी अस्पतालों में नर्सिंग डिपार्टमेंट की एचओडी रही हैं। साइबर ठगों ने एक झटके में उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली। 13 घंटे का डिजिटल अरेस्ट और 83 लाख रुपए की लूट। जी हां, 83 लाख रुपए। इस साइबर लूट में रकम से ज्यादा हॉरिबल है वो मेंटल टॉर्चर जिससे इस बुजुर्ग महिला को गुजरना पड़ा। इसकी शुरुआत हुई एक रिकॉर्डेड मैसेज से। तारीख 24 मई 2024 सुबह के लगभग 9:30 बजे दिल्ली की एक बुजुर्ग महिला कृष्णा दास गुप्ता के मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। वैसा ही कॉल जो मुझे और आप जैसे हजारों लोगों को अक्सर रिसीव होता है। ये कॉल कंप्यूटराइज्ड होता है और इसमें कहा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। I was little worried कि भाई टेलीफोन ब्लॉक करने से I stay alone प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने जो गलती किया कि I call back in that number। अनजान नंबर पर कॉल बैक करना बहुत महंगा पड़ने वाला था। आपके आधार कार्ड की हेल्प लेके किसी ने एक दूसरा नंबर लिया है, बॉम्बे का एक पर्टिकुलर एड्रेस बोला इस दुकान से, एंड उस दिन 24 दिसंबर और समथिंग, एंड उसका नंबर ये है आपका। तो वो सेकंड नंबर से 20 abusive language messages and porno photographs are being sent, and so उसके लिए people have complained, 20 complaint have come, many messages have gone, 20 complaint has come to Mumbai police station. So मैडम आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है 2 घंटे के अंदर। दिल्ली में अकेली रहने वाली 72 साल की बुजुर्ग महिला 2 घंटे में मुंबई कैसे पहुंचती? फोन पर बात कर रहे शातिर अपराधियों को ये पता था, मगर ये तो
टॉर्चर की शुरुआत थी। बहुत जल्द उनको अरेस्ट कर लेने का डर दिखाया जाने लगा। फोन लाइन पर अब कॉलर का एक सीनियर आ गया। तो मैडम, माय गॉड, आप तो नॉरिश गोयल वाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आप अटैच्ड है, आपको मिल गया उसका, आपका नाम उसमें है। तो आपके कनाडा बैंक में बॉम्बे में बहुत सारे पैसा आपके नाम, आपके अकाउंट में जमा हुआ है। ये भी शायद किसी ने खोला होगा। आप व्हाट्सअप पहले चेक करिए। तो व्हाट्सअप देख के देखा मैंने सुप्रीम कोर्ट का लेटर विद दैट स्टैम्प्ड, दैट अशोक स्तंभ बना हुआ पेपर, और नीचे बहुत सारे सील, बहुत सारे राउंड स्क्वायर सील, नेम, सिग्नेचर। आधार नंबर बताते ही सीबीआई के एक लेटर हेड पर कृष्णा दास गुप्ता के नाम का एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट बनाकर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पर भी एक पेपर भेजा गया। इसमें लिखा था, अगर किसी को इस केस के बारे में बताया तो 3 से 5 साल की जेल हो जाएगी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने सीबीआई के सोर्सेस से बात की, उनको ये लेटर दिखाया। सीबीआई ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कभी जारी ही नहीं किया करती, ये फेक डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पर भी ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पर सीबीआई का प्रोसिक्यूटर कभी साइन नहीं कर सकता, ये भी एक फेक डॉक्यूमेंट है। आंखें खोलकर इन चिट्ठियों को देखेंगे तो पहली नजर में ही लग जाएगा कि ये फेक है, लेकिन डर के माहौल में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पीड़ित हैं उन्हें वीडियो कॉल पे रहना पड़ता है। वो अपने घर के एक कमरे में उन्हें अपने आप बंद कर लिया जाता है और बिना वो जो नकली अफसर बन के कॉल करता है उसकी बिना परमिशन के वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। मामला शुरू हुआ था एब्यूजिव और न्यूड वीडियो भेजने वाले मामले से, लेकिन ठगों ने जो फर्जी पेपर भेजे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच से संबंधित थे। I can hear boss is telling, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? तो दिस जेंटलमैन इज बोलिंग, नहीं सर, ये तो सीनियर सिटीजन है, हमें लग रहा है कि उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, आप थोड़ा बात करेंगे? तो बोला अच्छा, हाँ बात करेंगे। बताइए मुझे आपको बैंक में क्या क्या, कौन सा बैंक में पैसा है? तो यू नो आई स्ट्रांगली फील दैट आई वॉज हिप्नोटाइज्ड। इसके बीच में मेरा फ्रेंड का कॉल आया, somebody came to visit me, घर पे दो कॉल आया। मैंने बोला डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, आई एम वेरी बिजी नाउ। दिल्ली के चितरंजन पार्क के एक फ्लैट में 72 साल की एक बुजुर्ग महिला को स्काइप वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और मुंबई में रहने वाली उनकी बेटी अपनी मां को फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर लगातार लाइव देख रही थी। अब बेटी ने क्या किया? बेटी ने तुरंत मां को कॉल लगाया, लेकिन मां ने वो कॉल नहीं उठाया। कृष्णा दास गुप्ता के पास बचने के अब भी 2 चांस थे, लेकिन वो बच नहीं पाई। आप एक काम करिए, एक बैंक का सारे पेपर लीजिए, बोले बैंक जाके हम वीडियो कॉल बंद करके खाली आप मैसेजेस पे हम करेंगे, हम भी कोई माने बात नहीं करेंगे। तो बोला आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, 48 आवर्स में आपके सारे पैसे वापस आ जाएगा। मैंने बोला बट बैंक के लोग तो पूछेगा आप सारे पैसा क्यों डाइल्यूट कर रहे, इकट्ठे विड्रॉ कर रहे हैं? आप बताइए, आपको बच्चों को चाहिए पैसा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बच्चों को चाहिए, एंड दे आर रेडी विथ एवरी आंसर एंड प्रॉम्प्टली। फिर आपने कितना पैसा? 58 लाख। कृष्णा दास गुप्ता सुबह 9 बजे से रात 10:30 बजे तक लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर रहीं। वो धोखेबाजों की तरफ से मांगे गए पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाने से पहले अपनी कुर्सी से भी नहीं उठी। वो वही कर रही थीं जैसा उनको करने के लिए कहा जा रहा था। वहाँ पे भी उन लोगों ने पूछा, वहाँ पे बैंकर मुझे ये बोला था मैडम आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो somehow I am very adamant, you know, नहीं ठीक है, they are saving me ना। एक बैंक से 58 लाख रुपए, दूसरे बैंक से 25 लाख रुपए, दोनों को मिलाकर 83 लाख रुपए। साइबर ठगों के गिरोह ने जेल जाने का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला से एक ही दिन में उनकी जीवन भर की कमाई लूट ली, लेकिन ठगों का लालच खत्म नहीं हुआ। फियर फैक्टर की साइकोलॉजी को साइबर अपराधी अच्छी तरह समझते हैं। जो शिकार जितना डरा हुआ होगा वो उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा ही दिल्ली की बुजुर्ग महिला
कृष्णा दास के साथ हुआ। ज्वेलरी कितना है, कितना सेट है, कितना सेट है। तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला नहीं, सेट बेट तो नहीं है, कुछ है। उसके बाद मैंने बोला एक टाटा AIA 1 सेविंग है। तो बोला आप दोबारा जाइए। जालसाजों को अब टाटा AIG का फंड दिख रहा था। ये फंड अगले दिन ही लिक्विडेट हो सकता था, इसीलिए बुजुर्ग महिला को कैमरे की निगरानी में रखा गया। इस दौरान एक यंग लड़का वर्दी में कैमरे पर आया। उसने महिला को मां कहकर भरोसा जीता। सुबह उठ के मैंने खुद 8 बजे फोन किया। रात को आपने उनका फोन कट करके किसी को कॉल नहीं किया, बेटी को? ना, उन्होंने बोल दिया कि मैडम ये मेरी कॉन्फिडेंशियल चीज, इसको बिल्कुल नहीं, इससे बात नहीं हो सकता। फिर मॉर्निंग में 8 o'clock आई कॉल्ड अप, दे सेड हाँ 8:30 बजे हम कॉल करेंगे, बॉस आया नहीं है अभी तक। संयोग ये हुआ कि जालसाजों के बॉस का फोन आने से पहले मुंबई से उनकी बेटी का कॉल आ गया। मुंबई से उसने फोन किया, उसने बोला क्या बात क्या है, कल से आप बात नहीं कर रही हो, क्या बात है, मैं कैमरे में देख रही हूँ आप चुपचाप बैठे हो, कि बात क्या है। तो मैंने बोला कि आप फोन पे बैठे हुए हो। हाँ, फोन पे, मतलब फोन रखा हुआ है स्टैंड पे, हाँ फोन लगा हुआ है, बैठे हुए हो। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, पीपल आर हेल्पिंग मी फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड। सो आप ये क्या अरेस्टेड, आप क्या बोला। मैंने उन्हें अरेस्ट वारंट भेज दिया है। तो बोला आप भेजो मुझे। तो मैंने बोला वो नहीं भेज सकते। तो बोला नहीं, एक काम करो, जो मेड है आप उसका कैमरा से फोटो लेके आप मुझे भेजो उस अरेस्ट वारंट की। हाँ, लेट मी सी व्हाट इट इज। देन इमीडिएटली शी जंप्ड अप कि दिस इज ए साइबर फ्रॉड हैपनिंग विथ यू। दिल्ली पुलिस में 50 लाख से ज्यादा का साइबर फ्रॉड थाने में दर्ज नहीं होता। इसके लिए स्पेशल सेल में एक विशेष यूनिट है, IFSO। इस IFSO यूनिट के द्वारका सेंटर पर FIR दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया। जालसाजों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 25 लाख रुपए होल्ड करा दिए गए, लेकिन 72 साल की बुजुर्ग कृष्णा दास गुप्ता को अब तक धेला भी वापस नहीं मिला है। पुलिस ने उनको बताया है कि उनके साथ फ्रॉड करने वालों ने कई लोगों से पैसे वसूले थे, जिनके साथ पहले फ्रॉड हुआ। पहले उनको पैसे दिए जाएंगे, बाद में इनका नंबर आएगा। वो एक डॉक्टर हैं, वेल एक्सपोज्ड हैं, दुनिया जहान को समझती हैं। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। दिमाग और नर्व्स की बीमारियों का इलाज करती हैं। उनसे बात करने के बाद मरीजों को सुकून मिलता है। लेकिन बस एक कॉल ने डॉक्टर रुचिका टंडन के दिमाग के साथ ही खेला कर दिया। एक कॉल ने डॉक्टर रुचिका टंडन का चैन सुकून छीन लिया। उनकी धन दौलत, उनका बैंक बैलेंस, उनकी FD, म्यूचुअल फंड्स, माँ बाप की पेंशन, बच्चों के लिए जमा की गई पूंजी, सब कुछ एक फोन कॉल ने लूट लिया। डॉक्टर रुचिका टंडन को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट होकर रहना पड़ा और इन 7 दिनों में सब कुछ उनसे हड़प लिया गया। मोबाइल फोन की घंटी बजी और उसे उठाते ही लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन की जिंदगी में तूफान आ गया। अगले 7 दिनों तक उनको फोन पर ही चिपके रहना पड़ा। हद तो तब हो गई जब दूर बैठे साइबर जालसाजों ने डॉक्टर को मोबाइल फोन कैमरे के फ्रेम में ही कैद कर दिया। दूसरी तरफ से पैसे की डिमांड आती तो डॉक्टर रुचिका फौरन पैसे ट्रांसफर करने बैठ जाती। ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाता तो दौड़कर बैंक भागना पड़ता। इन 7 दिनों में डॉक्टर रुचिका टंडन ने अपने 5 बैंक खातों से 2 करोड़ 81 लाख रुपए साइबर जालसाजों के 7 अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। डॉक्टर ने अपना अकाउंट खाली कर दिया, FD तोड़कर सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, इंश्योरेंस पॉलिसी तोड़कर पैसे भेज दिए, बूढ़ी माँ की पेंशन के पैसे भी निकल गए। जब सब कुछ लुट गया तब जाकर उनको एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गई है। लखनऊ SGPGI
उत्तर प्रदेश की राजधानी का सबसे नामी अस्पताल है। यहाँ के न्यूरो डिपार्टमेंट की सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रुचिका टंडन। वो कुछ सीबीआई अधिकारी से कनेक्ट करवाते थे, जज के सामने हियरिंग करवाते थे। तो फिर धीरे धीरे अलग अलग अकाउंट से जो पैसा उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए वो मुझे अकाउंट्स देते जाते थे अलग अलग टाइम पर, और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने को कहते थे। ये सब शुरू हुआ 1 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे, जब ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फर्जी नाम से कॉल आया। मतलब कोर्ट का पूरा आवाज आती थी, कोर्ट सीन लगता था, दिखता नहीं था क्योंकि उनके लोगोस थे, बट पूरी आवाज आती थी और खड़े होना होता था कोर्ट जज के आने पर, और उसी तरीके का माहौल बनाया हुआ था। जज आएंगे तो वाइट ड्रेस पहननी है और खड़े होना है। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि वो ट्राई से बोल रहा है और डॉक्टर रुचिका के फोन नंबर की 22 शिकायतें दर्ज हुई हैं। उनके नंबर से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए डॉक्टर रुचिका का नंबर बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर रुचिका टंडन को कुछ अटपटा लगा तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर रुचिका को बताया गया कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। जिन खातों से ट्रांजैक्शन हुए उनके लिंक मोबाइल नंबर डॉक्टर रुचिका के आधार कार्ड पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उनको बताया गया कि एक एयरलाइंस कंपनी के मालिक के खातों की जांच के दौरान इस मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। डॉक्टर रुचिका को फिजिकली या डिजिटली जांच का सामना करना होगा। कुछ ही देर में सीबीआई उनको अरेस्ट करने लखनऊ पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ये हैरेसिंग मैसेजेस वाले चीज़ के अलावा एक और केस रजिस्टर्ड है जिसमें कि लोगों को इसी फ़ोन नंबर से जो लिंक्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, एक मुंबई में बैंक अकाउंट बताया, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 7 करोड़ का जो पैसा है वो यूज़ हुआ है। गिरफ्तारी की बात सुनकर डॉक्टर रुचिका टंडन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह डर गई। बस यहीं से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो 7 दिन की डिजिटल कस्टडी और 2 करोड़ 81 लाख रुपए के फ्रॉड पर जाकर खत्म हुआ। अगर आप यहाँ आके केस नहीं फाइट कर सकते हैं मुंबई में, तो हमें तो फिजिकली अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। 5 मिनट में पुलिस पहुँच के अरेस्ट कर लेगी। और अगर वो चीज़ नहीं चाहते तो मैं आपको डिजिटल कस्टडी में रख सकता हूँ, बट उसके लिए आपको स्काइप पर स्काइप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए एक फ़ोन खरीदवाया और उससे कॉन्टीन्यूसली मतलब वीडियो कॉल पर जुड़े रहना है कि अकाउंट से नहीं हुआ ऐसा कोई ट्रांजैक्शन। आपको अपने जो भी अकाउंट में पैसा है उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। अब आपको भी लग रहा होगा कि आखिर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लगातार 7 दिनों तक एक धोखे में कैसे रह सकती है। वो अपने पैसे अनजान लोगों के खाते में कैसे भेज सकती है, कैसे अपनी और अपनी मां तक की जमा पूंजी किसी अनजान शख्स के कहने पर बाकायदा ट्रांसफर कर सकती है। कोई सीनियर डॉक्टर, पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने बेटे के लिए जमा पैसों को किसी दूसरे के अकाउंट में भेजने को आखिर कैसे तैयार हो सकती है। डॉक्टर रुचिका के साथ 7 दिनों तक जो कुछ हुआ उसे साइबर क्राइम की भाषा में डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं। कान खोलकर बहुत गौर से सुनिएगा, टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ा कर देखिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी देखने के लिए कहिए, क्योंकि साइबर ठगी का शिकार आप, मैं या आपके आसपास कोई भी बन सकता है। जी हां, कोई भी, आप भी और आपका अपना भी। जिस केस में कोई गलती नहीं की, उस केस में गिरफ्तार हो जाने के डर ने रुचिका टंडन को डरा दिया। बैंक जाती थी, गाड़ी में बैठती थी, तब भी आपको क्या स्काइप से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जुड़े रहने को बोला जाता था? 5 मिनट में अगर नहीं अपडेट जाती थी तो उनका कॉल आ जाता था वापस। तो वो हमेशा वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप से कनेक्टेड ही रहते थे। वीडियो कॉल पर फर्जी कोर्ट का फर्जी सेटअप बनाया गया। फर्जी कोर्ट में
डॉक्टर रुचिका टंडन की पेशी करवाई गई। फर्जी पेपर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 से 30 साल जेल में बिताने का डर दिखाया गया। सीबीआई की फर्जी अरेस्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाए गए। फर्जी जज से फैसला सुनवाया गया। डिजिटल कोर्ट के फर्जी जज बनकर पहले डॉक्टर से सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल देने को कहा गया। उसके बाद इन सभी बैंक अकाउंट से सारा पैसा सरकारी खजाने में ट्रांसफर करने को कहा गया। वेरिफिकेशन के बाद पैसा वापस करने की भी बात की गई, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्टर को पूरे टाइम अपने मोबाइल के वीडियो कैमरे के सामने रहना था। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अपने ही घर में डिजिटली अरेस्ट रहना था। डॉक्टर को डराने के लिए ये भी कहा गया कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि किसी को भी ये, चाहे कोई रिलेटिव हो चाहे कोई फ्रेंड हो, किसी को भी ये बताना नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी। और अगर आपने खाली सीक्रेट ही लीक आउट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो लीक आउट करने का ही 3 to 5 years का जेल है। और ये कहा था कि 5 मिनट के अंदर अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन मिली कि आप किसी तरीके से कुछ सीबीआई के उससे कनेक्टेड हो तो 5 मिनट में पुलिस को सब इंफॉर्मेशन है, वो आपको आके अरेस्ट कर लेंगे। डॉक्टर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने के लिए कोर्ट ऑर्डर की फर्जी कॉपी भेजी गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की फर्जी मुहर भी लगी है। डॉक्टर ने अब तक अस्पतालों के पर्चे और मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट देखे थे। कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी असली है या नकली, इसे पहचानना उनके वश में नहीं था। 3-4 दिनों तक डॉक्टर का फियर फैक्टर जगाने के बाद उनका अकाउंट खाली करने का प्रोसेस शुरू किया गया। जांच के नाम पर सारे पैसे सरकारी खातों में डालने के लिए कहा गया। डॉक्टर रुचिका ने वैसा ही किया। इन 7 दिनों में घर में, अस्पताल में, गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त वो स्काइप पर फोन के सामने रही। 1 वीक के अराउंड हो गया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अब मैं अपना काम पर जा सकती हूँ तो उसके भी फर्स्ट डे मुझे नहीं आइडिया लगा। सेकेंड डे मैंने फिर चेक किया, इंटरनेट पर देखा कि कुछ इस तरीके का क्या न्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, जिसमें डिजिटल कस्टडी टाइप का। तो वहाँ पर मुझे एक मीडिया वेबसाइट पर दिखा कि सम लेडी डॉक्टर हैज़ बीन ड्यूप्ड ऑफ अराउंड 20 lakhs बाय फ्रॉडस्टर्स पोजिंग एज फेक सीबीआई ऑफिसर्स। तो इस तरीके के 2-3 न्यूज़ दिखे। तो फिर उसको देख के मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जब मैं गई तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये इट वाज ऑल अ फ्रॉड। डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 81 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 18 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। 10 दूसरे आरोपियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन डॉक्टर के पैसे वापस नहीं मिले। डॉक्टर मिसेस टंडन का जो केस है वो इस मामले में थोड़ा यूनिक है कि इनको 7 दिन तक लगातार डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और ये लगातार कंप्लाई करती रहीं जो भी इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, और इस तरीके से इन्होंने लगभग 3.25 करोड़ रुपए लूज किया। इस केस की जांच से पता चला कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले जालसाज 3 ग्रुपों में बंटकर काम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। साइबर ठगों का पहला ग्रुप टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा ग्रुप डिजिटल अरेस्ट के समय टारगेट किए गए व्यक्ति से बात करता है और उसे डराता धमकाता है। तीसरा ग्रुप अलग अलग लोगों के आधार कार्ड, बैंक खाते, रजिस्टर्ड सिम, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग और आईडी पासवर्ड की व्यवस्था करता है, जिससे पैसे आने पर फर्जी खातों में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया जा सके। इस केस में पुलिस ने 2 ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पकड़े हैं जो जरूरतमंदों को 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरी के नाम पर रखते हैं। उनका आधार कार्ड लेकर मोबाइल नंबर लेते हैं, बैंक खाता खुलवाते हैं और उन खातों को खुद ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही खाते में डॉक्टर रुचिका टंडन के 1 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। काफ़ी सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए गए, उसमें से कुछ ट्रैक नहीं भी हो सके हैं उनकी ओनरशिप, लेकिन जो मेजर पोर्शन है अपराधियों का
वो ट्रैक भी हुए, उनसे रिकवरी भी हुई, कुछ अमाउंट उनके अकाउंट्स में ब्लॉक भी कराया गया है। भिखारियों के भी कुछ अकाउंट्स खुलवा के किया। ये जो गैंग्स हैं ये इसी प्रकार के लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड कर दें और जो भी उन्हें मिल रहा है उसमें खुश रहें। डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल तरीके से अरेस्ट करके ठगों को काफी पैसा मिला। लखनऊ के साइबर थाना में दर्ज FIR नंबर 132/2024 में पैसे ट्रांसफर का तफसील से ब्यौरा है। साइबर जालसाजों ने उनके पैसे को तुरंत अलग अलग खातों में ट्रांसफर करके बिनेंस ऐप के जरिए USDT क्रिप्टो करेंसी खरीदकर वापस भंजा लिया। अब ये भी जान लीजिए कि USDT क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। टेथर यानी USDT एक क्रिप्टो करेंसी है। ये स्टेबल कॉइन के रूप में जाना जाता है, यानी इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती या घटती नहीं है। USDT को टेथर लिमिटेड ने बनाया है। USDT को इंटरनेट का डिजिटल डॉलर कहा जाता है। USDT के हर टोकन की कीमत $1 होती है। इस टोकन को फिजिकल $1 से बदला जा सकता है। हाल के दिनों में पुलिस ने अपनी तेजी बढ़ाई है, लेकिन साइबर फ्रॉड के मामले में ठग अभी भी पुलिस से ज्यादा तेज हैं। पैसे का जो ट्रांसफर है वो इतना फास्ट होता है कि उसको ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता और वो पैसा ट्रांसफर होकर के फिर दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, बैंक्स हैं जहां से पैसा कैश निकल जाता है और उसके बाद फिर गायब हो जाता है। इस केस की जांच के दौरान UPSTF को पता चला कि इस गैंग के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, क्योंकि इन सभी के मोबाइल नंबर की शुरुआत 92 से होती है, जो पाकिस्तान का कोड है। पाकिस्तान का नंबर आते ही जांच वहीं रुक गई, क्योंकि यूपी की पुलिस पाकिस्तान जाकर जांच नहीं कर सकती है। डिजिटल अरेस्ट, इस तरह की कई खबरें इन दिनों आपने अखबार में, टीवी में, मोबाइल पर देखी होंगी, पढ़ी होंगी। आप भी सोचते होंगे कि पढ़े लिखे आदमी, हर उम्र के आदमी, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले आदमी, अमीर आदमी, वेल एक्सपोज्ड आदमी, गैजेट्स यूज करने वाले आदमी आखिर कैसे डिजिटल अरेस्ट होकर करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपके मन में पहला सवाल यह आता होगा, भाई कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे थे, कुछ ब्लैकमेल होने जैसा तो केस नहीं था, आखिर अपने परिवार को क्यों नहीं बताते, आखिर अब पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, इन्हें तो सब कुछ पता है, अगर सब सही है तो सवाल ये कि ये तमाम पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपोज्ड लोग डिजिटली अरेस्ट क्यों और कैसे हो जाते हैं, जानिए आप भी। हेलो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपका पार्सल पकड़ा गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से बोल रहा हूं। आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है। हेलो, मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहा हूं। आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपके फोन से पॉर्न मटेरियल भेजा गया है। हेलो, मैं CBI से बोल रहा हूं। अपना आधार कार्ड नंबर कंफर्म कराइए। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं। आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हेलो, मैं लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं। आपके नाम समन है। हेलो, मैं ED के साउथ मुंबई ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके नाम एक वारंट है। हेलो, मैं मुंबई पुलिस का IPS ऑफिसर बोल रहा हूं। आपका बेटा रेप केस में अरेस्ट हो गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं। आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। हेलो, मैं CBI कोर्ट से बोल रहा हूं। आप 2 घंटे में कोर्ट में हाजिर होइए। हेलो, मैं जोधपुर पुलिस SP ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके घर पुलिस पहुंचने वाली है। ऐसा कोई भी एक कॉल किसी की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। कॉल करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई गुमनाम, कोई अनजान जिसे आप नहीं जानते, जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, जिसकी आवाज भी आपने कभी नहीं सुनी। वो सच्चा है या झूठा है,
ये टेस्ट तो तब होगा जब सुनने वाला अपने होशो हवास में रहेगा। कॉल करने वाला अगर पहले मिनट में ही माइंड पर कंट्रोल कर ले तो लाइफ में तूफान आ जाता है। साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया तरीका है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसमें साइबर की दुनिया के शातिर ठग प्रेशर में लेकर ठगी करते हैं और पूरा अकाउंट साफ करा देते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? यह सवाल हमने यूपी एसटीएफ के चीफ सीनियर आईपीएस अमिताभ यश से पूछा। कोई कस्टम से बात करेगा या कस्टम अधिकारी बन के बात करेगा, उसके बाद फिर ये बताएगा कि इसमें नारकोटिक्स है, और इस तरह से जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट मुंबई पुलिस के लिए भी चैलेंज बन चुका है। पिछले 2 महीने में मुंबई पुलिस के पास 35 बड़े केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 30 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है। साइबर क्राइम के ऐसे सीरियस केसेस को मुंबई पुलिस साइबर सेल के डीसीपी दत्ता नालवड़े हैंडल करते हैं। एजेंसी से हम बोल रहे हैं और अभी हम आपका कॉल जो है वो पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद कोई पुलिस ऑफिसर बात करता है, इनिशियल इंट्रोगेशन होता है, उसके बाद फिर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाम से अगर वो दूसरी एजेंसी आपको इंट्रोगेट करेगी, उनको कॉल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद और किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र होता है, फिर उनको बोला जाता है कि आप अभी किसी से बात नहीं करोगे, आपके रूम में ही बंद रहोगे और आप स्काइप वीडियो कॉल पे आओगे। तो ये जो इंट्रोगेशन होता है वो वीडियो कॉल पे होता है और विक्टिम को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है कि उसके घर वालों से या फिर किसी बाहर वाले से मदद मांग सके या फिर कांटेक्ट कर सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है, IFSO, यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। इस यूनिट को हेड करते हैं डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी। तो डाटा की सिक्योरिटी इतनी नहीं है, तो ये सारा डाटा बैक एंड से लीक होके डीप डार्क वेब पे जाके ये बेचा जाता है। तो वही डाटा जब उनके हाथ लगता है तो मैक्सिमम उनके पास आपका फ़ोन नंबर होता है और आपका नाम होता है, उस फ़ोन नंबर से लिंक्ड नाम। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास या फिर हायर इनकम वाले लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे पर सबसे ज़्यादा होते हैं। बुजुर्ग या फिर वो लोग जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे या नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर वो पति पत्नी जो अलग रहते हैं, ऐसे लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। इसीलिए इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट से पहले साइबर ठग अपने टारगेट का प्राइमरी डेटा ओपन सोर्स से लेते हैं। ओपन सोर्स कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी प्राइमरी डेटा लिया जाता है। किसी मेगा स्टोर का इंचार्ज भी ग्राहकों का डेटा डार्क नेटवर्क को बेच सकता है। टारगेट की माली हालत का अंदाजा हो जाने पर उसे कॉल किया जाता है। इसी बातचीत के दौरान वो आपकी जानकारी ले लेते हैं। अगर उन्हें समझ में आ गया कि आप ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, आप डेली वेजर हैं या आपके उतनी वो नहीं है, तो फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट में टारगेट से पैसे की डिमांड तुरंत नहीं की जाती। पहले उसके दिलो दिमाग पर 100% कब्जा किया जाता है। जो भी विक्टिम इनको जिसको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बारे में स्वयं भी रिसर्च करते हैं और इंटरोगेशन के समय जो इनका सो कॉल्ड इंटरोगेशन होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन के जो लोग इंटरोगेट कर रहे होते हैं, वो सारी पर्सनल जानकारियां विक्टिम की ले लेते हैं। उसमें उनके प्रोफेशन आदि के बारे में तो जान ही लेते हैं, साथ ही उनके बैंक अकाउंट्स, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन मोबाइल्स में अपने स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्तिगत जानकारी इनके पास आ जाती है। साइबर ठगों को जब इस बात का भरोसा हो जाता है कि विक्टिम अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, तब उनसे पैसे जमा कराने को कहा जाता है।
पहले सजेशन के रूप में, फिर ऑर्डर की शक्ल में। आपको ये अलग अलग वीडियो कॉल पे भी लाते हैं। वो कहीं मुंबई पुलिस के बनते हैं, कभी वो लखनऊ पुलिस के बनते हैं, कभी कस्टम के, कभी ईडी के, कभी सीबीआई के, कभी एसएफआईओ के। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट है सबका वो नाम लेते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आप फंस चुके हो। फिर वो आपको, जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, डर जाते हो, तब वो एक सीनियर अफसर से बात कराते हैं। विक्टिम की हालत बिल्कुल रोने जैसी होती है और कुछ लोग रोते भी हैं। फिर वो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपके ये चेक करने के लिए आपके सारे पैसे जितने भी हैं वो सरकारी अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद 2 दिन में हम आपका चेक कर लेंगे। अगर आपका सब सही पाया गया तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। आज कोई भी पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूं आपको पकड़ने के लिए। ये बेसिक चीज लोग भूल जाते हैं। तो जब आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति से नंबर आता है, आप कॉल उठाते हैं और वो कहते हैं वीडियो कॉल करिए, और आपको वीडियो कॉल में कोई पुलिस अधिकारी की ड्रेस वाला व्यक्ति मिलता है, तब लाजमी सी बात है आपके लिए पहला खतरे का अलार्म सिग्नल होना चाहिए कि साहब ये तो फ्रॉड है, इसको मुझे बंद करना है। लेकिन अगर आप उनकी बातों में घुसते चले जाते हैं तो वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपको इतना डरा लिया जाए कि आपके अकाउंटों में जितने पैसे हैं वो आपसे झाड़ लिए जाएं और वो इंस्टेंटेनियसली पैसा अलग अलग अकाउंट्स में डाल देते हैं। जब टारगेट विक्टिम के दिमाग पर ठगों का पूरा कंट्रोल हो जाता है, तब वो उनसे कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखे हैं, इसीलिए उनके पूरे बैंक अकाउंट्स की जांच करनी होगी और जांच करने के बाद इनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें अलग अलग अकाउंट नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो अपना सारा पैसा इन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये सभी अकाउंट जांच एजेंसी के हैं और जांच करने के बाद अगर कुछ संदिग्ध नहीं आएगा तो ये पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा वापस आता नहीं है। विक्टिम जब पूरे पैसे ट्रांसफर कर देता है तो जालसाज तुरंत कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तब जाकर विक्टिम को पता चलता है कि उसके साथ चीटिंग हो गई। और एक अभी चीज़ नई हो रही है कि कुछ विक्टिम्स को होटल्स में रूम लेने के लिए बोला जा रहा है। होटल में जाइए, 4 दिन उधर रहिए, ये आपको हम वहाँ पे आपको डिटेन रहना पड़ेगा। इस तरीके से भी उनके साथ अभी बर्ताव किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट अभी नए तरह का क्राइम है, फिर भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने साइबर ठगों के कुछ मॉडस क्रैक किए हैं। पहला मॉडस ड्रग्स वाला है, जिसमें विक्टिम से यह कहा जाता है कि आपके पार्सल या कुरियर में ड्रग्स मिला है। दूसरा मॉडस मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसमें विक्टिम को यह बताया जाता है कि आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तीसरे मॉडस में विक्टिम को यह बताया जाता है कि कुछ फेमस केसेस में आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। टेलीकॉम अथॉरिटी वाला मॉडस पुराना है, लेकिन यह अब भी धड़ल्ले से यूज हो रहा है। पांचवा मॉडस पॉर्न वीडियो का है, जिसमें विक्टिम से कहा जाता है कि उनके मोबाइल फोन से पॉर्न या चाइल्ड पॉर्न खरीदा गया है। आजकल एक बहुत नया मॉडस आया है कि हम XYZ बैंक से बोल रहे हैं और ये आपके क्रेडिट कार्ड पे एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप 9 दबाएं। या हम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन हुआ है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है, आप 9 दबाएं। या हम FedEx से बोल रहे हैं, हम DTDC से बोल रहे हैं, आपका पार्सल या हम कस्टम से बोल रहे हैं, पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है, उसमें ये सब संदिग्ध सामान पाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9 दबाएं। तो जैसे ही आप इसको 9 दबाते हैं तो वो उनके कॉल सेंटर में कॉल कनेक्ट हो जाता है। काफ़ी प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं, इस तरीके से आपको काफ़ी डरा देते हैं। डराने वाला कोई एक कारण बताकर विक्टिम के साथ कन्वर्सेशन शुरू किया जाता है और कन्वर्सेशन के आखिर में विक्टिम पर प्रेशर बनाकर उससे पैसे लिए जाते हैं। कि जब ये विक्टिम कहीं आती जाती भी थी या इन्हें कहीं आने जाने के लिए कहा भी जाता था, तो ये लगातार स्काइप कॉल पे रहती थी और एक ग्रुप ऐसा भी था जो इनको लगातार ट्रेल करता था। वो ट्रेल करने वाला ग्रुप भी पकड़ा गया और ये किसी भी इस तरह के साइबर क्राइम में ये ट्रेल करने वाली बात पहली बार आई है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर, RTGS, IMPS, NEFT, UPI,
ये तमाम पैसे ट्रांसफर करने की सेफ टेक्नोलॉजी समझी जाती है। खाते में पैसे दिए हैं, भाई जाएंगे कहां? आप भी यही सोच रखते होंगे, लेकिन खाते में भेजा गया पैसा भी 10 मिनट के अंदर अंदर छुमंतर हो जाता है। कैसे? ये तहकीकात में देखिए। डिजिटल अरेस्ट केस की सबसे अहम कड़ी है पैसे लेने के बाद उसे खपाने की। यह काम गैंग का सबसे शातिर आदमी करता है। चूंकि पैसे खाते में लिए जाते हैं, इसलिए पकड़े जाने का चांस ज्यादा रहता है। कई बार देर हो जाने पर पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए तुरंत के तुरंत पैसों को खपाना पड़ता है। इसके लिए गैंग कई तरह की तैयारियां पहले से करके रखता है। बैंक खातों को किराए पर लेकर यूज करना, छात्रों को कुछ पैसे देकर उनके बैंक खाते का इस्तेमाल करना, फर्जी आधार और फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक खाते खुलवाना, फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खुलवा देना और यूज करना, फर्जी कंपनी बनाकर कॉर्पोरेट खाते खुलवाना, मोबाइल आधारित ऐप से क्रिप्टो करेंसी खरीदना, क्रिप्टो करेंसी को डार्कनेट से ट्रांसफर करके कैश कर लेना। डिजिटल अरेस्ट के केस में कई सारे बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही विक्टिम अपने पैसे दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर करता है, वैसे ही जालसाज गैंग उन पैसों को एक साथ सारे अकाउंट में ट्रांसफर करने लग जाता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट, तीसरे से चौथे अकाउंट। कुछ केसेस में तो अलग अलग लेवल पर 12 से 13 लेयर्स तक पैसे ट्रांसफर होते हैं। हर लेयर में अकाउंट्स की संख्या बढ़ती जाती है और रकम घटती जाती है। किसी लेयर में ठगी किए हुए पैसे 50 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो अगले लेयर में इन्हीं पैसों को 70 अलग अलग खातों में भी भेजा जा सकता है और ये सब महज चंद मिनटों में हो जाते हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले की तफ्तीश करते हुए पाया कि ठगी किए हुए पैसे 350 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। यूपी में लखनऊ एसजीपीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन के केस में कई स्टूडेंट्स के खाते पकड़े गए, जिनको उन्होंने किराए पर दिया था। सबसे पहले वो लोग अरेस्ट किए गए जिनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे, और ये पैसा ये म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करने वाले लोकल स्टूडेंट्स थे, जिनको मालूम तो था कि ये काम गलत है, लेकिन चूंकि इसमें रोज 10,000 से 20,000 रुपए वो कमा लेते हैं, इसलिए काम कर रहे थे। साइबर ठग कई बार कॉलिंग के लिए प्रोटेक्टेड वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। इस नेटवर्क में घुसना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए भी चैलेंज होता है। कई बार पैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। यदि एक ही क्राइम में 300-400 खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए तो इन्वेस्टिगेशन का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है और जांच में समय लगता है। बहुत सी बार इन जैसी केसेस में बहुत से बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी ये पैसे जाते हैं विक्टिम के अकाउंट पे, तो तुरंत ही विक्टिम का जो ग्रुप है वो बहुत सारे अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफ़र करने में लग जाता है। बहुत सी बार कॉलिंग के लिए वीपीएन का यूज़ होता है। तीसरी चीज़ है कि बहुत सी बार ये पैसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो क्रिप्टो के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, वीपीएन का यूज़ है तो उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कई बार एक ही ऑफेंस में 300-350 अकाउंट्स में ये पैसे डाइवर्ट किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो वॉल्यूम है और स्प्रेड है, दोनों भी बढ़ जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा क्राइम है जो अभी इवॉल्व ही हो रहा है। हो सकता है कि ठगों का गैंग अगली बार कोई बिल्कुल नई कहानी बनाकर फोन करना शुरू कर दे। हो सकता है कि बैंक से आने वाले ट्रांजैक्शन अलर्ट मैसेज की तरह दिखने वाले मैसेज में ही वो कोई लिंक डालना शुरू कर दे। बैंक का ओटीपी किसी को नहीं बताना है, यह सबको याद रहता है, लेकिन यह भी याद करना जरूरी है कि ठगों के इस दुनिया में किसी अनजान कॉल या मैसेज पर किसी ने पैसे ठग लिए, फिर कमा लेंगे। ठगों ने खाता खाली करवा लिया, कोई बात नहीं, भगवान फिर दे देंगे। एफडी टूट गई, कोई बात नहीं, जिंदगी तो बची है ना। लेकिन अगर जान ही चली जाए तो भला उसकी भरपाई कैसे होगी? आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा ही क्राइम हुआ जिसकी कोई माफी, कोई भरपाई नहीं है। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल आया और आगरा की टीचर की जिंदगी छीन गया। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का झांसा, 1 लाख रुपए की डिमांड
हाई बीपी और पैनिक अटैक ने ले ली जान। साइबर फ्रॉड का ऐसा शिकंजा, मुश्किल हो गया जान बचाना। अब तक आपने हिरासत में मौत के किस्से सुने होंगे, हिरासत में मौत पर फिल्में देखी होंगी, लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान महिला टीचर ने दम तोड़ दिया। इसे डिजिटल अरेस्ट में पहली मौत कहा जा रहा है। क्रिमिनल की कॉल्स की वजह से इनकी जान चली गई। ये इतनी घबरा गई कि इनकी सांस तक नहीं बन पा रही थी। आगरा के शिवचरण वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे। वो रिटायरमेंट वाली लाइफ के सपने देख रहे थे। 30 सितंबर की सुबह तक सब कुछ ठीक था। उनकी पत्नी मालती वर्मा स्कूल टीचर थी। वो भी समय से स्कूल चली गई थी। स्कूल में ही एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने पुलिसिया वर्दी वाली डीपी लगा रखी थी। 30 सितंबर दोपहर 12 बजे कॉल आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के +92 कोड वाले नंबर से आए कॉल। 15 मिनट के अंदर कई बार व्हाट्सएप कॉल आए। बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने का डर दिखाया गया। फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने की डिमांड की गई। टेंशन में महिला टीचर की हार्ट अटैक से ही मौत हो गई। साइबर फ्रॉड पाकिस्तानी नंबर से लगातार कॉल कर रहा था। वो मालती वर्मा को संभलने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि व्हाट्सएप कॉल को डिस्कनेक्ट ना किया जाए। मालती वर्मा को लगातार ये कहकर डराया जा रहा था कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। व्हाट्सएप कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था। टीचर की बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की धमकी दे रहा था। 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। बेटी को जेल भेजने और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, ये बात बेटे को बताना मालती वर्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बेटे दीपांशु ने जोर देकर पूछा तो मां ने सारी बात बता दी। बेटे ने नंबर चेक किया तो वो पाकिस्तान का था। भाई ने बहन से बात की, वो अपने कॉलेज में बिल्कुल ठीक ठाक थी। बेटे ने मां को आश्वस्त किया और कॉल डिस्कनेक्ट करने को कहा। मालती वर्मा ने व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन तब तक उनका बीपी बढ़ चुका था। तकरीबन 12 बजे जब मम्मी स्कूल में थी तो 12 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूं और आपकी जो बेटी है वो एक सेक्स रैकेट में फंस गई है और अगर आप उसे बिना किसी बेइज्जती के, बिना किसी उसके अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप बात कीजिए और तुरंत 1 लाख रुपए 15 मिनट के अंदर तुरंत की तुरंत ट्रांसफ़र कीजिए। फ़ोन आपको काटना नहीं है। तो उसके बाद मम्मी ने तुरंत मुझे कॉल किया कि बेटा एक काम करो, घर में से 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर देती हूँ, उस नंबर पे आप पैसे दे दीजिए। जैसे ही वो मैंने नंबर देखे +92 करके तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है। मैंने मम्मी को बार बार समझाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी क्या कहते हैं ये फ्रॉड कॉल है, आप परेशान मत होइए। इतना पैनिक कर गई थी मम्मी। मेरी मम्मी 58 साल की हैं, एजेड थी, तो इतना पैनिक कर गई कि मम्मी की वहीं से तबीयत स्टार्ट हो गई, तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। मालती वर्मा जब घर लौटी तो बहू रेखा घर में अकेली थी। मालती वर्मा ने पैनिक अटैक की शिकायत की। उनके सीने में दर्द हो रहा था। ये बताते बताते वो अचेत होकर गिर पड़ी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। मालती वर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिवचरण वर्मा के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पत्नी को याद करके शिवचरण इमोशनल हो जाते हैं। मां की मौत के 2 दिन बाद बेटे ने आगरा पुलिस को कंप्लेंट दी। पुलिस अब फोन नंबर के जरिए साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली एक डिजिटल अरेस्ट का केस था जिसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होती है और इसी के कारण वो डेड हो जाती हैं। और ये पहला मामला जो है ऐसा सामने आया है अभी हमारे पास जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पैनिक हुए और ऐसे केस हुआ। पिछले 6 महीने में यूपी में डिजिटल अरेस्ट के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ठगों ने लोगों को डरा धमकाकर लगभग 150 करोड़ रुपए वसूल लिए, मगर पहली बार डिजिटल अरेस्ट के दौरान मौत का मामला सामने आया है। आजकल एआई टेक्निक का इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इस पे हम लोग अपनी वॉइस अपलोड कर देते हैं, कभी सिंगिंग करते हुए, कभी नॉर्मली वॉइस अपलोड करते हैं। तो बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, उनकी टेक्निक ये होती है, उस आवाज़ को निकाल लेते हैं और वही आवाज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कभी आपको कॉल आया
कहते हैं कि मैं आपके बेटे से बात कराता हूँ। वही एआई टेक्निक यूज़ करके आपके बेटे की वॉइस सेम निकलती है, जो चीखता चिल्लाता है, बोलता है पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। ऐसी जब आवाज़ आदमी सुनता है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, परेशान हो जाता है और ऐसी स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस आईटी एक्ट की धारा दर्ज करती है, लेकिन आगरा के केस में साइबर फ्रॉड के साथ मौत का मामला भी इन्वॉल्व है। तो क्या पुलिस इसमें हत्या की धारा को जोड़ेगी? और अगर ऐसा हुआ और अपराधी पकड़े भी गए तो बाद में कोर्ट में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स का इनबॉक्स, मोबाइल का इनबॉक्स चेक करके देखा है? उनके फोन में कई ऐसे एसएमएस मिलेंगे जिनमें ढेरों लिंक होंगे और यकीनन वो लिंक सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी सोचा है कि एक अनसेफ लिंक पर क्लिक करने का मतलब है एक मुसीबत को मोल ले लेना। डिजिटल अरेस्ट बेशक इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है और इसका शिकार कोई भी बन सकता है। दरअसल ज्यादा समझदार लोग यहां जल्दी बेवकूफ बनते हैं। जिनको बैंकिंग सिस्टम की पूरी जानकारी है वो भी ठग लिए जाते हैं। और ऐसी ही कहानी है जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही सुन रहे हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट साइबर ठगी का शिकार हो गया। हेलो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 कार्गो से बोल रहा हूं। आपका पार्सल पकड़ा गया है। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका दिल्ली से कोई वास्ता नहीं था, पार्सल से कोई वास्ता नहीं था, उनको ये कॉल तुरंत बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। रेडी होके निकलने के टाइम में मुझे एक फोन आ गया। उसने दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा कि आपका आधार नंबर फलाना फलाना, मैं जो बोल रहा हूँ ये आधार कार्ड आपका है क्या नहीं। मैंने नंबर क्रॉस वेरीफाई किया, नंबर तो मेरा आधार कार्ड का सही था। अगले 3.5 घंटे तक वो वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रहे और जब कॉल बंद हुआ तब इन्होंने अपने अकाउंट से 47 लाख और दूसरे अकाउंट से 24,24,000 रुपए जालसाजों को ट्रांसफर कर दिए। ये सब उसी एक कॉल से शुरू हुआ जो सुबह सुबह आ गया था। कॉलर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए एक पार्सल के अंदर जो आइटम गिनाए उनके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाता। सिंगापुर भेजे जा रहे कथित पार्सल में 17 जाली पासपोर्ट, 58 फेक एटीएम कार्ड और 140 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स था। कॉलर ने पार्सल में ये सब पकड़े जाने की बात कही। इनमें सबसे खतरनाक था एमडीएमए ड्रग्स। एमडीएमए एक सीएनएस स्टिमुलेट ड्रग है जो आमतौर पर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। कॉलर ने फोन कॉल पर एमडीएमए वाला बम गिराने के बाद कॉल को एक फर्जी थाने में जोड़ दिया। अब कॉल पर एक वर्दी वाला था जिसने अपना नाम सुनील बताया, पद हेड कांस्टेबल बताया और फेस टू फेस इंक्वायरी करने के लिए तुरंत वीडियो कॉल पर आने का ऑर्डर दे दिया। विक्टिम को शक न हो इसके लिए उस फर्जी पुलिस वाले ने व्हाट्सएप पर अपना आईडी कार्ड भी भेज दिया। यहां से टॉर्चर शुरू हो गया, लेकिन बहुत प्यार से। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फैमिली मेंबर्स कैमरे पर दिखे तो उन सबको कमरे से निकालकर रूम बंद कर लेने को कहा गया। फिर वीडियो कॉल पर ही इंक्वायरी शुरू हो गई। आप क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम किया है, परिवार में कौन कौन मेंबर है, बेटे का नाम बताए, वो क्या करता है, बेटियों के नाम, वो कहां रहती हैं। आधार कार्ड कैमरे के सामने रखिए, आधार कार्ड की फोटो खींच कर भेजिए। विक्टिम से जैसा जैसा कहा गया उन्होंने वैसा वैसा किया। फिर फर्जी हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने बड़े अधिकारियों से बात कराने की बात की, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड के वेरिफिकेशन का पैंतरा जोड़ दिया। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन असल में एक पैंतरा था। बहुत जल्द ये सामने आ गया। फोन पर हो रही फर्जी इंक्वायरी विक्टिम को वीडियो कॉल पर दिख रहा था। पार्सल में ड्रग्स पकड़े जाने का केस अब सेकेंडरी हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज प्राइमरी ऑफेंस बना दिया गया।
जिससे विक्टिम को डराने का काम शुरू किया गया। संजय सिंह केस में 38 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। मेरे को बता दिया कि आपका HDFC अकाउंट में संजय सिंह केस में 38 करोड़ जमा करवा दिया है। तो 38 करोड़ आपके अकाउंट में संजय सिंह में जो आप शक करके है, तो आपके अकाउंट में HDFC बैंक, मैंने उसको बोला मेरा HDFC बैंक ही नहीं है। दिल्ली में किसी को डिजिटल अरेस्ट करना है तो मुंबई से कॉल आता है। लखनऊ के डॉक्टर को भी मुंबई पुलिस का कॉल बताया गया था, लेकिन मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली पुलिस के नाम से कॉल आया था। दरअसल ये एक बेसिक रिसर्च जुटाई जाती है और जिसे करने के बाद ही साइबर ठग आपके खाते पर चढ़ाई करते हैं। साइबर अरेस्ट के विक्टिम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जालसाजों ने 3 पेपर भेजे। तीनों में उनका नाम था और आधार कार्ड नंबर भी था। जालसाजों ने बातों बातों में उनसे ही आधार कार्ड नंबर कंफर्म कर लिया था। पहला था कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, 100% फेक। दूसरा था एसेट सीजर नोटिस, ये भी पूरी तरह फर्जी। तीसरा था अरेस्ट वारंट, विशुद्ध जालसाजी। डराने के लिए सरकारी मोहर, सरकारी सील, सब कुछ लगा था। इन फर्जी कागजातों में 2 चार्ज और जोड़ दिए गए, मानव तस्करी और मानव अंगों की तस्करी। यानी घंटे भर में अंदर कुल मिलाकर 5 तरह के चार्ज लगा दिए गए। पहला चार्ज फर्जी पासपोर्ट सप्लाई करना, दूसरा चार्ज प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स की तस्करी, तीसरा चार्ज 38 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, चौथा चार्ज मानव तस्करी और 5वां चार्ज मानव अंगों की तस्करी। इसी बहाने विक्टिम से प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई। वो आपके जो बैंक है उसमें लेटेस्ट क्या बैंक बैलेंस है वो जरा इमीडिएटली आपको लेटेस्ट जो मालूम है वो बता दो। तो मैंने उनको लेटेस्ट अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें एक अकाउंट में 48 लाख था, दूसरे अकाउंट में 25 लाख था, तीसरे अकाउंट में 92,000 था, चौथे अकाउंट में 5,000 था, 5वें अकाउंट में 3,80,000 था। ऐसा सब डिटेल दे दिया। वीडियो कॉल पर पूछताछ करने वाले किरदार बदलते रहे, उनका ओहदा बदलता रहा, लेकिन मकसद सबका एक ही रहा, गिरफ्तारी का डर दिखाओ और विक्टिम को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लो। इस दौरान संपत्ति की डिटेल, पैतृक संपत्ति का ब्यौरा, बैंक खातों की डिटेल, बच्चों के बैंक खाते की डिटेल, एक जमीन बेची उसकी भी डिटेल पूछते रहे। सोचिए, जालसाजों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनके ITR तक की फोटोकॉपी मांग ली। विक्टिम का मुंबई से दिल्ली आना पॉसिबल नहीं था, गिरफ्तार वो होना नहीं चाहते थे। ऐसे में एक ही रास्ता छोड़ा गया, सारा पैसा ठगों के कहे के मुताबिक उनके खाते में ट्रांसफर कर देना और किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना। 47 लाख रुपए ले लेने के बाद विक्टिम को दूसरे बैंक में भेजा गया। वहां से उन्होंने 24,24,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे बाउंस हो गए तो ठगों ने 4 बजे तक पैसे नहीं मिले तो गिरफ्तारी तय का डर दिखाया। तो रास्ते में मेरे को फंड लीगलाइजेशन का सर्टिफिकेट आ गया। वो फंड लीगलाइजेशन का सर्टिफिकेट जैसे देखा तो पहले वाला SK ट्रेडर अमरावती था, इसमें आया कार्डिया इम्पेक्स, मालाड ईस्ट, ICICI बैंक, IFC कोड नंबर सो एंड सो, उसमें भी RBI का पूरा सिंबल, एम्ब्लेम ऐसा सब करके वो मेरे पास आ गया। और वो ट्रांजैक्शन बराबर 3:59 में वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गया। पैसे लेने के बाद जालसाज रिसीविंग भी दे रहे थे, वो भी बकायदा नोटराइज, लेकिन इस पर लगे सील मोहर पर मत जाइए, ये पूरी तरह फर्जी पेपर है। 71,24,000 रुपए का पेमेंट तो हुआ, लेकिन उसकी रिसीविंग 100% फेक है। मेरा बाबा को मैंने ये बता दिया कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया, तो उन्होंने आपके दिमाग में आया तो आपने बताया? अब मेरा दिमाग में आ गया और मैं बोला अभी तो हो गया है, पेमेंट करवा दिया है। तो अभी तो जैसे उन्होंने पेपर देखा, सब देखा, तो उनको डाउट आ गया मेरा बाबा को, तो बोले नहीं ये तो कुछ साइबर का स्कैम है। 71,24,000 रुपए लेने के चंद मिनटों में ही जालसाजों ने एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे खाते से तीसरे खाते, तीसरे खाते से चौथे खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए। बैंक को फ्रॉड की इत्तला दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में जाकर विक्टिम की फैमिली ने FIR दर्ज कराई। 25 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे उनका मेरे पास एक मैसेज आया
कि हमने हमारे ऊपर के जो सीबीआई के इंचार्ज है उनके पास से मेरे पास कोई डिटेल आई है, तो वो डिटेल के बारे में वापस आपके साथ पूछताछ होगी, बात होगी और आपके साथ वापस उसके साथ बात करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को पहला दिन का इंसिडेंस मालूम था तभी मैंने उनको उसका कोई मैसेज का रिप्लाई दिया नहीं। उसके बाद में उन्होंने 2 बार मेरे को वीडियो किया, मैं वो वीडियो लिया नहीं, तो उसने मेरे को बोला कि वाई यू आर नॉट रिपोर्टिंग, और मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं करते, ऐसा सब बात किया। अब मुंबई पुलिस की साइबर विंग इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विक्टिम को अब तक कुछ नहीं मिला है। पुलिस कहती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहां तक कि सीआरपीसी में डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई कानून नहीं है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई कानून नहीं बना हुआ है। लेकिन फिर भी आजकल रोज डिजिटल अरेस्ट के कई केसेस सामने आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए लोगों को पुलिस पकड़ नहीं पाती है। यहां तक कि जो पैसे चले जाते हैं उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती है। कमी जांच में कहां रह जाती है? आइए आपको बताते हैं कि जब अमेरिका में इस तरह का कोई क्राइम होता है तो फिर जांच कैसे होती है, कौन कौन सी एजेंसीज लगती हैं और हिंदुस्तान को क्या सीखने की जरूरत है। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई साइबर फ्रॉड होता रहता है। सालाना 6 ट्रिलियन या 6000 मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर हर महीने, 115 बिलियन डॉलर हर सप्ताह, 16.4 बिलियन डॉलर रोजाना, 11.4 मिलियन डॉलर प्रति मिनट और 1,90,000 डॉलर प्रति सेकंड। साइबर क्राइम का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाखों साइबर क्राइम कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। विक्टिम को महीनों महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई फ्रॉड भी हुआ है। अमेरिका इस मायने में अलग मुल्क है। वहां साइबर क्राइम रिपोर्ट हो या ना हो, साइबर क्राइम कंट्रोल का मैकेनिज्म काम करता रहता है। अमेरिका में साइबर क्राइम कंट्रोल का मुख्य जिम्मा FBI के पास है। FBI की लीडरशिप में साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी NCIJTF में 30 से ज्यादा एजेंसियों को जोड़ा गया है। अमेरिका में जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो सभी एजेंसियां एक साथ एक्टिव होती हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल का काम 3 स्तर पर होता है: आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम का पता लगाने के लिए पब्लिक फीडबैक का सहारा लिया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है। संभावित साइबर क्राइम की पहचान के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली जाती है: ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स, FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर CISA और फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ये 4 एजेंसियां संभावित साइबर क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखती हैं। जब साइबर अपराध का पता चल जाता है तो FBI और साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है। FBI के पास प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड है। हर स्क्वाड में 56 फील्ड अफसर हैं। ये ट्रेंड फील्ड अफसर लगातार दूसरी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। रैपिड रिस्पांस साइबर एक्शन टीम को घंटे भर के अंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। FBI के कई अफसर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, जिससे सरहद पार बैठे साइबर क्रिमिनल को भी पकड़ा जा सके। अमेरिका में द इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर यानी IC3 इंटरनेट क्राइम का डेटा कलेक्ट करती रहती है। जैसे ही कोई क्राइम होता है, IC3 की रिकवरी एसेट टीम विक्टिम के बैंक खाते को सेव करने में लग जाती है। साइबर क्राइम होने पर 7 एजेंसियां एक साथ जांच में लगती हैं। अपने देश में भी साइबर अपराध की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन जांच वैसी नहीं हो रही जिससे अपराधियों को तुरंत पकड़ना मुमकिन हो सके। प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड का नहीं होना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी इसकी मुख्य वजह है। इस दिशा में कुछ पहल हुई है जिसमें साइबर क्राइम कंट्रोल पहले से आसान होगा। सितंबर महीने में सरकार ने लगभग 6 लाख नंबरों को बंद कराया। लगभग 7 लाख हैंडल्स यानी SMS को ब्लॉक किया गया। साइबर ठगी में यूज किए गए 4 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए। राज्यों की साइबर रजिस्ट्री को नेशनल साइबर रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। 5000 लोगों को साइबर कमांडो के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। सिम और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन कई अपराध को सॉल्व करने में सहायक हुआ है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले हर एक नंबर की पहचान से क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।